वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अपनी मैम मीनू चौहान आपके लिए 10th क्लास का चैप्टर साइंस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लेकर आई हूँ। कल वीडियो में आपको मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। हमने कल पढ़ा था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की अपीयरेंस क्या है, वो लस्ट्रस है, शाइनी है, पाउडरी फॉर्म में है, सॉफ्ट है, हार्ड है। तो हमने कल उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था और उसको देखने के बाद कुछ बच्चों को वो ज्यादा बेटर तरीके से समझ आया। एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, क्योंकि आप जब हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि आप लोग हमें पसंद कर रहे हैं। बट प्लीज करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक शेयर भी करते रहिए। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर होने पर ही हमारा और आपका जो कनेक्शन है वो बना रहेगा। तो आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमने कल जो पढ़ा था वो फिजिकल प्रॉपर्टीज था। आज हम रिएक्शन उनके पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। मतलब जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं एयर के साथ, वाटर के साथ, तो केमिकली उनमें क्या चेंजेस आते हैं उसे हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। और आपको मैंने ये भी बताया था कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को स्टडी करने के लिए आपको कुछ बाहर जाकर इक्विपमेंट्स या कुछ मेटल्स लाने की जरूरत नहीं है। हम जो अपने सराउंडिंग्स में डेली में चीजें यूज करते हैं, लोहा है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, वही हमारे मेटल और नॉन मेटल में आयोडीन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ये सब मेटल एंड नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन पार्ट हैं। तो ये हम अपने आप आसपास अपने घर में भी देख सकते हैं। इसके लिए हमें बाहर से कुछ एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल करने की जरूरत नहीं है। बट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हर लाइन में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको इसे एनसीईआरटी से बहुत डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपके डाउट्स के सारे डाउट्स क्लियर करती हूँ आपको रिप्लाई करके। एंड आई होप यू विल लाइक माई चैनल, you will like what I am teaching you and you will understand that what I teach you. Thank you very much once again जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। अब आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में सबसे पहला पॉइंट है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल आर बर्न्ड इन एयर। जब भी कोई मेटल एयर के साथ बर्न्ड होता है, बर्न्ड होने का मतलब ये नहीं कि वो एयर के कांटेक्ट में आके जल रहा है। इसका मतलब है कि कोई भी मेटल अगर एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या होता है, उसका जो रिएक्शन है केमिकली, उसका रिएक्शन क्या होता है। मैं आपको इसका एक बहुत ही सिंपल और एक आसान एग्जांपल बताऊंगी। पहले आप ये सुनिए, ऑल द मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट नीड टू लर्न दिस सिंगल लाइन। व्हेन अ मेटल react with oxygen it forms metal oxide. For example, कॉपर को आपने देखा कि कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। अगर आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बनेगा आयरन ऑक्साइड। अगर एल्यूमिनियम कॉपर से एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मतलब सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल। व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। सिंपल। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड देन मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। अच्छा, बेसिक और हमारा न्यूट्रल और एसिडिक, ये तीन चीजें होती हैं। बेसिक होता है जो माइल्ड हो, जो सॉफ्ट हो, जिसका थोड़ा सा जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कड़वाहट में हो। और जो हमारा बेसिक के बाद एसिडिक होता है वो बहुत टैंगी, खट्टा, जैसे लाइम है, नींबू पानी है, नींबू का टेस्ट है, आप जबान पे रखो यू विल लाइक टैंगी लाइक दिस। तो जो टैंगीपन होता है वो हमारा एसिडिक होता है। दैट मीन्स इट हैज सम एसिड इन इट। तो एसिडिक होगा, टैंगी होगा, बेस होगा तो वो बिटर होगा, यानी थोड़ा सा कड़वापन होगा उसके अंदर। नाउ द नेक्स्ट इज सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। और इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो मेटल एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करें, लिसन टू मी केयरफुली, जब कोई मेटल एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है तो उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। यानी कि ये हमारा मेटल एसिड के साथ भी रिएक्टिव है और ये मेटल हमारा बेस के साथ भी रिएक्टिव है, तो उसको हम कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब इसमें एक एग्जांपल इन्होंने दिया है, Al2O3 becomes HCl and AlCl3 releases H2O।
यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड और हमारा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यानी वाटर अलग हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल है कि जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड और बेस के साथ, दोनों के साथ, तो वो कहलाता है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट some of these dissolve in water to form alkalis. Now what are alkalis? जो मेटल इनसॉल्युबल है पानी में, मतलब पानी में पूरी तरह से घुलते नहीं है। इनसॉल्युबल जो पूरी तरह से मिक्स ना हो, सॉल्युबल जो पूरी तरह से उसमें घुल जाए। तो वो मेटल जो पानी में इनसॉल्युबल है बट सम ऑफ दीज डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कालीज, तो वो एल्काली मेटल बन जाते हैं जो पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होते। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्काली मेटल्स, एल्काली एज अ सॉल्यूशन। तो हमारा सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जो पानी में डिजोल्व हो जाता है, वो पानी में डिजोल्व होने के बाद एल्काली बनाता है। जैसे Na2O, सोडियम ऑक्साइड Na2O react with H2O, it becomes 2NaOH, एल्काली मेटल हमारा फॉर्म होता है। तो वो इनसॉल्युबल नहीं है, वो मेटल पानी के अंदर सॉल्युबल है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ऑलमोस्ट एवरी टाइम ये क्वेश्चन पेपर में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विगोरियसली दैट दे कैच फायर इफ कैप्ड इन द ओपन। एक्चुअली मैंने आपको आंसर बताया है। क्वेश्चन ये है कि सोडियम और पोटेशियम को हम ओपनली खुला क्यों नहीं रखते, इसे हम केरोसिन ऑयल में क्यों डाल के रखते हैं। तो मैंने आपको आंसर बताया कि सोडियम एंड पोटेशियम आर सो रिएक्टिव, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर आप उन्हें खुले एनवायरनमेंट में रख दोगे तो वो आग पकड़ लेते हैं, उनमें आग लग जाती है। तो उनको उस बर्निंग सेंसेशन से बचाने के लिए हम उसे केरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं ताकि वो एयर के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए। जैसे ही वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा उसमें आग लग जाती है। तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आई डोंट नो, बट ये एवरी टाइम एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा और आपको एनसीईआरटी में ये बहुत क्लियरली और सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। द नेक्स्ट इज कॉपर डजंट बर्न but the hot metal is coated with the black colored layer of copper oxide. Silver and gold do not react with oxygen even at a high temperature. सिल्वर और गोल्ड ये हमारे ऐसे मेटल हैं जो हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। और मैं आपको एक प्रोसेस बताती हूँ, एनोडाइजिंग प्रोसेस। एनोडाइजिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं। अब ये कोटिंग क्यों की जाती है? वी हैव अ मेटल हम यूज कर रहे हैं, इट इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो हम उस मेटल के ऊपर एक और मेटल की कोटिंग क्यों करेंगे भाई? आई डोंट अंडरस्टैंड। इट इज वेरी सिंपल, ताकि पहले मेटल को हम कोरोड होने से बचाएं, उसको जंग लगने से बचाएं। तो एनोडाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग कर दी तो वो एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा और वो कोरोड यानी जंग नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा है एल्यूमिनियम के बर्तनों में जो कंटेनर्स होते हैं, पैन्स होते हैं, उनके नीचे कॉपर बेस की कोटिंग की जाती है। ऐसा क्यों? इज इट लुक ब्यूटिफुल और इज इट वैल्यूएबल और इज इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? कैन यू गेस? यस, इट डजंट मेक एल्यूमिनियम ब्लैकिश इन यूज। हम जब एल्यूमिनियम को बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यूज करते हैं तो उसका जो बेस होता है वो काला पड़ने लग जाता है। तो उसको काला पड़ने से बचाने के लिए, क्योंकि वो ब्लैकनेस जब एक बार आ जाती है तो आसानी से क्लियर नहीं होती, तो हम अगर कॉपर को कोटिंग कर दें उस एल्यूमिनियम के बर्तन के नीचे एज अ बॉटम में, बेस में हम उसको कोटिंग कर दें, तो वो गर्म जल्दी होगा, क्योंकि कॉपर जो है वो बहुत जल्दी हीट होता है एल्यूमिनियम के कंपैरिजन, और वो काला नहीं पड़ता। आप चाहे एयर के कांटेक्ट में ले लो, चाहे वाटर के कांटेक्ट में ले लो, लेकिन एल्यूमिनियम खराब हो सकता है, कॉपर जल्दी रिएक्ट नहीं कर सकता और वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो आपका टाइम भी बचता है और गैस भी बचती है। सिमिलरली जो हमारे कूलर्स होते हैं या जो भी हमारे लोहे के इक्विपमेंट है, अलमीरा है या आपकी लोहे की कोई चेयर है, कोई टेबल है, अगर उस लोहे के हमारे इक्विपमेंट के ऊपर या लोहे के किसी भी सामान के ऊपर अगर हम कॉपर की कोटिंग कर दें, तो उस कॉपर की कोटिंग से हमें ये बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म के लिए कि हमें उसको ऑयलिंग नहीं करना पड़ेगा, हमें उसको ग्रीसिंग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लोहे का जो परत है उसको तो कॉपर ने कवर कर दिया। अब लोहे की लेयर डायरेक्टली ऑक्सीजन और एयर के कांटेक्ट में आ ही नहीं रही या वाटर के कांटेक्ट में आ ही नहीं रही, तो वो कोरोड ही नहीं होगी। तो ये एक बहुत ही सिंपल, आसान और सरल तरीका है
जब कोई मेटल जंग पकड़ता है, कॉरोड होता है, तो उसके ऊपर हम एक लेयर चढ़ा देते हैं दूसरे मेटल की, जो आसानी से एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद कॉरोड नहीं होता, एंड दिस सिंपल प्रोसेस इज कॉल्ड एनोडाइजिंग. रिमेंबर दैट, इट इज कॉल्ड एनोडाइजिंग. Okay, the next is when metal react with water and produce metal oxide and hydrogen gas, metal oxides that are soluble in water and dissolve in it to the further form metal hydroxide, but all the metals do not react with water. कि अगर metal react करता है पानी के साथ तो क्या होता है? When metal react with water, what happens when metal react with water? It produces metal oxide and hydrogen. जब भी मेटल रिएक्ट करेगा पानी के साथ तो मेटल प्रोड्यूसेस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू द एग्जाम्पल. मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर. पोटेशियम और सोडियम ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं ठंडे पानी के साथ. बट इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर. और ये रिएक्शन इतना ज्यादा जल्दी होता है कि बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है. इसीलिए मैंने अभी आपको बताया कि पोटेशियम और सोडियम को हम पानी से बचाकर, एयर के कांटेक्ट से बचाकर हम इसे केरोसिन में डाल के रखते हैं ताकि ये आसानी से आग ना पकड़ सके. द नेक्स्ट इज कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सर्फेस ऑफ मेटल. ये आपका है द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट. अब आप ये देखिए कि कैल्शियम का रिएक्शन पानी के साथ ज्यादा वायलेंट नहीं है, क्योंकि कैल्शियम पानी के साथ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता. कैल्शियम इज रिएक्टिव, आई मीन इट रिएक्ट्स विद वाटर बट नॉट वायलेंटली, मतलब बहुत क्विकली, बहुत तेज, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता इसका. द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशियंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर. तो इसमें उतनी हीट नहीं होती कि ये आग पकड़ ले. कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज अ बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म. कैल्शियम जब पानी से रिएक्ट करेगा तो पानी की सरफेस पे फ्लोट करेगा, तैरेगा उस पर, और उसमें बबल्स निकलेंगे. जब भी किसी चीज में, आपको मैंने बताया था, बबल साउंड हो या फिश साउंड हो पानी के अंदर, तो उसमें हाइड्रोजन गैस एग्जिस्ट करती है. और इसीलिए जब कैल्शियम रिएक्ट करता है पानी पे आकर, बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म, तो उसमें जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं. बिकॉज कैल्शियम पानी से रिएक्ट कर रहा है और पानी में हाइड्रोजन होती है, तो उसकी वजह से उसमें बबल्स की फॉर्मेशन होती है. मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर. व्हाई? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि मैग्नीशियम ठंडे पानी में तो रिएक्ट करता नहीं है, तो गर्म पानी में रिएक्ट क्यों करेगा? अब आप बताइए. इसमें इट रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, एंड इट ऑल्सो फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन. मैग्नीशियम ठंडे पानी में रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब ये गर्म पानी में रिएक्ट करता है तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म करता है. और हाइड्रोजन होने की वजह से जब भी ये रिएक्शन होगा मैग्नीशियम का, तो उसमें भी पानी के अंदर बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे. कभी भी आपने ठंडे पानी के अंदर बबल्स देखे? बबल्स हमेशा बनते किसमें है? गर्म पानी में. पानी बॉयल होता है यानी गर्म हो रहा है, तो उसमें बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस उसमें एग्जिस्ट करती है. और हाइड्रोजन होने की वजह से ही गैस जब बढ़ती है, एनवायरमेंट के टेम्परेचर से ज्यादा होती है, तो बबल्स फॉर्म होते हैं. Now what happens when metal react with acid? When metal react with acid, what happens? It gives you salt and hydrogen gas. Salt and hydrogen gas, remember, जब भी मेटल रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ तो इससे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा. मैं आपको वन एग्जांपल देती हूँ. हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड. It is because HNO3 is a strong oxidizing agent and it oxidizes the hydrogen to produce water and itself get reduced to any nitrogen oxide N2O, but magnesium Mg and manganese Mn react with very dilute HNO3 to evolve H2O. अच्छा, मैग्नीशियम और मैग्नीज में आपको बता दूं, मैग्नीशियम इज अ सिंगुलर टर्म एंड मैग्नीज इज अ प्लूरल टर्म ऑफ मैग्नीशियम. तो ये दो अलग अलग मेटल्स नहीं है, ये एक सिंगल है और एक ये प्लूरल फॉर्म है. जैसे हम पढ़ते हैं नाइफ्स का, नाइफ इज अ सिंगुलर टर्म, नाइफ्स इज अ प्लूरल टर्म. तो मैग्नीशियम इज अ सिंगुलर टर्म एंड मैग्नीज इज अ प्लूरल टर्म. आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है और डिटेल में पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक ही क्लास में हम पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते. आज हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है, रिएक्शन विद वाटर पढ़ा है, रिएक्शन विद एसिड पढ़ा है,
और हम कल पढ़ेंगे इसके आगे का फर्दर पार्ट। इसमें से कुछ पार्ट आपका डिलीट भी हुआ है, वो भी मैं आपको कल बता दूंगी। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद मी। आप अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कीजिएगा एंड प्लीज डियर आई हम्बल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मुझे बताता है दैट हाउ मच यू गाइज लव मी, हाउ मच यू गाइज लाइक मी। मे बी आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा हो, और अगर हमारी कोई गलतियां भी हों तो आप बच्चे हमें बता सकते हैं। एंड योर एडवाइस एंड योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम टू मी। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड फैमिली। गुड बाय।